आप सत्ता का एक अंग बन गए, शासक की भूमिका में हैं, जिस भी जगह नियुक्ति है वहाँ आपको एक विशिष्ट जन का बोध भी हो रहा है और आपके आगे पीछे तमाम तरह की सत्ता की जो ताकतें हैं। दूसरी तरफ आप उस व्यक्ति के भाव को छूने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज का सबसे वंचित तबका है या जो आपके पास न्याय की या उम्मीद करके आया है। ये दोनों तंतु जुड़े कैसे? जयप्रकाश जी, दोनों में कहीं द्वंद्व ही नहीं है। अगर आप सारे शासनादेश देखिए, अधिनियम देख लीजिए, नीतियां देख लीजिए शासन की, सभी उन्हीं वंचितों के उत्थान की बात कर रही है। हम उसमें तोड़ते मरोड़ते हैं न्यस्त स्वार्थों से। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रखता और शुद्ध मानस से उसका क्रियान्वयन करता है तो वही कर भी सकता है जिसके अंदर संवेदना है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी होने के लिए, लोकतंत्र के लोक सेवक होने के लिए संवेदना उसका पहला सामर्थ्य और गुण है और अनिवार्य शर्त है। अगर उस इम्पैथी नहीं है, संवेदना नहीं है, तो क्रूर है। तो मुझे तो कहीं द्वंद्व ही नहीं नजर आता है। और व्यवहारिक बात बता दूं, जो जिस पर आप बार बार प्रश्न करना चाह रहे हो, मुझे लग रहा है कोई भी सत्ता हो, आप एक परिवार देखो ना, एक पिता को भी और सत्ता वालों को तो और हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। कभी उसकी भी जरूरत होती है जो उनको धन अर्जन करके लाए, उनकी भी जरूरत होती है कि जिसको उदाहरण देख कह सकें, देखो देखो हमने इतना काम करा दिया जनता का। तो अगर आप उन सत्ता के उस मनोविज्ञान को समझ लीजिए और आप अपना काम शांति से करिए, अपने को बहुत प्रकाशित मत करिए, अपने को बहुत विद्रोही घोषित मत करिए सत्ता का, अपने को बहुत बड़ा क्रांतिकारी समाज सेवी घोषित मत करिए। चुपचाप शासन की नीतियों को शिद्दत से, संवेदना के साथ आप क्रियान्वयन करिए और आचरण में विनम्रता रखिए। कुछ करने का अहंकार अगर आपके मन में हो गया तो वही झगड़ा शुरू। सिंह साहब, आपने जो हलवाई की पढ़ाई से, उसके बच्चे की पढ़ाई से जो अभियान शुरू किया, आप बाद के दिनों में जब आपकी कार्यशैली को, आपकी जीवन पद्धति को, कार्य पद्धति को हम देखते हैं और तो पाते हैं कि वह जो है बहुत सारे रूपों में सामने है। आप एक न्यास के माध्यम से, तथागत न्यास के माध्यम से मुसहर जाति, बावरिया जाति, कोल समुदाय, इनके क्षेत्र में पूरे देश में लगभग, हरियाणा का कुछ हिस्सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, वहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये इस दिशा में शुरुआत कब की आपने और आज उसकी क्या स्थिति ये शुरुआत हमने अपने क्षेत्र से की पहले, है? जी। कि जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है ना कि पहले घर का दिया जला लो, इसके बाद आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जी। तो मैंने देखा कि भाई हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मेधावी बच्चे संघर्ष करते हैं आर्थिक अभाव में। तो मैंने 2002-3 में ये मन में भाव आया, तो हमने, एक हमारी चाची थी, प्रकृति ने मदद किया। जी जी। उनकी कोई संतान नहीं थी, उनकी धन संपदा मुझे ही मिलनी थी। तो मैंने उनको कहा कि मुझे लेना है, तो मुझे तो ईश्वर ने हमारे आवश्यकता के अनुरूप सामर्थ्य दे दिया है, तो क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ जनहित में? तो चाची ने समर्थन किया पूर्ण रूप से। तो उन्हीं की प्रॉपर्टी को उठा करके हमने तथागत ट्रस्ट बना दिया महात्मा बुद्ध के नाम पर। और इसके बाद हमने अपने क्षेत्र के ही मेधावी और आर्थिक जो विपन्न बच्चे थे उनको हमने समर्थन देना शुरू किया, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, उनको सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश किया। तमाम बच्चे उसमें इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए हमारे क्षेत्र के। और हमने घोषणा कर दी थी कि हमारे क्षेत्र के लगभग 200 गांव में अगर कोई बच्चा मेधावी है और अगर आर्थिक कारणों से नहीं पढ़ पाता है, तो मुझे चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय की तरह उसकी शिक्षा के लिए भिक्षा भी मांगनी हो, तो मैं उसके लिए भी श्रेयस्कर मानता हूँ उसको। तो धीरे धीरे एक कारवां बना
हमारे कुछ जो इन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र थे, वो हमारे साथ मित्र, वो भी जुड़े कि मेरे पास समय नहीं लेकिन सहयोग कर सकता हूँ। धीरे धीरे मेरी दृष्टि गई कि अगर करना ही है, कुछ सामर्थ्य बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सबसे अधिक जिनको आवश्यकता है उन पर हम केंद्रित क्यों ना करें। तो मुझे दृष्टि पड़ गई मुसहरों पर, बावरिया पर, कोल पर। उस समय नक्सलवाद का प्रारंभ शुरू हो रहा था मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। जी। फिर छत्तीसगढ़ पर दृष्टि गई। इसी तरह से मुझे लगा कि इनको पहले केंद्रित किया जाए। इसी तरह से आप एक और वर्ग है जिसका इसमें उल्लेख शायद करना भूल गए होंगे हमारे लोग चर्चाओं में, एक जो मैला ढोने वाला मुस्लिम समुदाय के बच्चे थे, उन पर भी हमने काम किया है। क्योंकि हमारी दृष्टि वही जाती है जो मैंने प्रारंभ में कहा कि अदृश्य भारत। उनके हम अगर 2-4 बच्चों को भी पढ़ा देते हैं ना, तो मुझे बड़ा संतोष होता है। कोई उदाहरण इस समुदाय से जुड़े हुए लोगों को जो आपसे जुड़े हों, जो चूंकि कई- 2002-2003 से आपने शुरुआत की? कई उदाहरण है जयप्रकाश भाई। कुछ बच्चे आपको मैं बावरिया कम्युनिटी का ही बता देता हूँ, जी जिनको हम लोग कच्चा बनियान गैंग के नाम से जी जी बहुत बड़े- आधुनिक मतलब सब महानगर जो है पुलिस के लोग उसी नाम से जी बुलाते हैं। जी हमने कहा ये 30,000 की आबादी है करनाल यूपी बॉर्डर पर, शामली के पास। हमने कहा इसको ही हम प्रयोगशाला बनाते हैं कि इनको अपराध मुक्त करने के लिए, अपराध की प्रवृत्ति से हटाने के लिए, और उन पर काम करना प्रारंभ किया। आज आपको प्रसन्नता होगी कि उस क्षेत्र में विगत 12 वर्ष पहले काम प्रारंभ किया था मैं। अब तक 21 लोग शिक्षक शिक्षिका हो गए, 17 लोग नर्सेस हो गए, 2 बैंक में प्रबंधक हो गए, 7 लड़के वकील हो गए, 13 लोग पुलिस में आ गए, उसमें भी 2 सब इंस्पेक्टर और बाकी कांस्टेबल्स, महिलाएं पुरुष दोनों। एक बच्ची मिरांडा हाउस में से मैथमेटिक्स का मैं पढ़ी, एमएससी की, फिर मैथमेटिक्स, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। ऐसे वहाँ की 7 बच्चियाँ और डीयू में पढ़ रही हैं, जिनको मैं एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता रहता हूँ, इमोशनल, फाइनेंशियल। एक बावरिया कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह छत्तीसगढ़ में हमने 3 जगहों पर कैरियर काउंसलिंग कोचिंग सेंटर खोला है। हर सेंटर से हर साल 2-3 लड़कियाँ सरकारी सेवा में आ रही हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है। हमने शिक्षक भी वही आदिवासियों को रखा है ताकि नक्सलियों से कोई विरोध ना हो उनका, और 1-2 विरोध भी आया नक्सलियों से, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी बात करा देना फ़ोन पर। मैंने उन्हें समझाया कि हमारा किसी से बैर नहीं है, हमारा भारत के जो अदृश्य लोग हैं उनको पटल पर लाना है, इसमें आपका क्या विरोध हो सकता है।